Hello everyone. Yes, yes, Krushali. Good evening, dear. हाँ, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैडम आपने नोट्स जो है कल का अपलोड नहीं किया। नहीं, मैंने कल का नोट्स अभी तक अपलोड नहीं किया है। ड्यू टू द सम चेंजेस उसको मुझे प्रॉपरली अलाइनमेंट करके ही आपको देना होता है कि कोई डाउट्स और क्यूरीज ना आए। तो कल के जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो आज नाइट में अपलोड हो जाएंगे। ओके। और मॉक टेस्ट आ चुके हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डैट कि मॉक टेस्ट आ चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो तो जितने भी यूनिट्स हमारे फिनिश हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स हमारे फिनिश हो गए। 3 यूनिट्स के मॉक टेस्ट ऑलरेडी सर के पास, सर ने अपलोड कर चुके हैं कंटेंट में। सो यू कैन गो एंड ट्राई टू योर लक। आप देख सकते हो कि आपने कितना मॉक टेस्ट दिया है, उसकी जो रिजल्ट्स है, उसकी जो क्यूरीज है, जितना भी मैनेज होगा दे विल प्रोवाइडिंग टू द अस, और फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कोई इशू नहीं है कृशाली, कल आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। और रही बात आपके इसकी, तो हम बैकअप तो देते ही रहते, तो कोई इतना इशू नहीं है। कल कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, हाउ टू स्टार्ट द फाइनेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं। शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, उसका यूटिलाइज कैसे होता है, एनालिसिस किस तरह से होता है, ये सब बातें हमने देखी है। तो कल आप रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना, तो यू कैन इजीली फाउंड। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ क्यूरीज है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके। गुड इवनिंग रीटा। We're just waiting a 2 minutes for the other student. They can join the lecture. Then we will start. ओके, सो मैं देख लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो सर अपडेट मार रहे हैं एक एक करके। तो हो सकता है फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। गुड इवनिंग कविता। इज एवरीथिंग इज क्लियर? Is am I visible to you? ओके, सो चलो ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा लेक्चर। और राबिया नहीं ज्वाइन कर पा रही है 2 दिन से। चलिए देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। ओके। सो आज मुझे आपको स्टार्ट करना था एक स्पेसिफिक जो है हमारा टॉपिक जो था उसके बारे में। देखो, लीज फाइनेंसिंग मतलब क्या, पहले तो हमको समझना पड़ेगा लीज मतलब क्या। ओके। लीज फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ अ मीडियम एंड द long term finance where the owner of an assets given another person the right to use the asset against the periodical payment. The owner of the asset is known as a lessor and the user is called a lessee. Okay. जो देता है, देखो कोई चीज अगर हम हमारी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे देते हैं ना किसी को, जरूरी नहीं होता कि हर बार हम मशीनरी जो है खुद की खरीद पाएंगे। सम टाइम हमको कुछ यूजेस यूटिलाइज के लिए कोई हमको रेंट पर देगा। तो कोई असेट्स, कोई प्रॉपर्टी की कोई भी चीज, जैसे असेट फिक्स चीज जो हम लोगों को यूटिलाइज यूज करने के लिए कोई अगर हमको देगा, तो इट इज कॉल्ड अ लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी हम लोग को किश्तों पे देने वाली चीजें, किश्तों मतलब इंस्टॉलमेंट अगर आप बोल दो। ठीक है। द राइट टू यूज दिस असेट अगेन द पीरियडिकल पेमेंट, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसका पेमेंट देंगे। द ओनर ऑफ द असेट इज नोन एज अ लेजर, जो देता है ओनर होता है, ठीक है ना, वो कौन कहलाता है? लेजर। एंड द यूजर इज कॉल्ड अ लेजी। The periodical payment made by the lessor or to the lessor, lazy to the lessor is known as a lazy renter. ठीक है, लीज रेंटर क्या कहेंगे हम लोग? लेजी टू द लेजर, लेजी टू द लेजर, इट इज नोन एज अ लीज रेंटल।
Okay, under the lease financing, lease is given the right to us the assets, but the ownership lies with the lessor. And at the end of the lease contract, the asset is returned to the lessor, or an option is given to the leasee either to purchase the asset or to renew the lease agreement. देखिए ये सब में बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बोरो, हाँ, अपन हम लोग जो रेंट पे लेते हैं ना, अभी समझ लो मुझे अगर रेंट पे हाउस लेना है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक हाउस है, वो मुझे रेंट पर चाहिए, मतलब मुझे क्लासेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है 25 लाख 30 लाख कि मैं जो है एक शॉप खरीद लूँ और उसमें क्लासेस ओपन कर लूँ। तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू बी बाय द सम, लीज पे लूंगी, जिनका ओनर होगा, ओके, वो मुझे क्या करेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे देगा यूज करने के लिए। ओके, मैंने उसको 11 मंथ का एग्रीमेंट बना, हाउस का हमेशा 11 मंथ का एग्रीमेंट बनता है, तो 11 मंथ का उसके साथ एग्रीमेंट बनाया। 11 मंथ के एग्रीमेंट के, यस गुड इवनिंग रिचा, एग्रीमेंट के साथ हमने क्या किया, यूज किया। अब इधर मेरे पास दो ऑप्शन है कि अगर मुझे वो जगह स्टेबल हो गई है, मैंने इतना इनकम कमा लिया है, या तो मैं उससे खरीद भी सकती हूँ कि मुझे जो 25 लाख 30 लाख जो भी तुम्हारी वैल्यूएबल चीज है, तो उसकी जो भी वैल्यू बनती है वो आप ले लो और मुझे ये दे दो जगह। या फिर सेकेंड ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ रिन्यू कर लेंगे एग्रीमेंट, different type of lease depending upon the transfer of a risk and revert to the leasee, the period of a lease and the number of a parties to the transaction। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ज्यादातर जो रेंट पर हाउस देते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो बना है कि 11 मंथ का एग्रीमेंट होगा, 3 साल से ज्यादा जो है हम लोग एग्रीमेंट जो है नहीं बना सकते। 3 साल से ज्यादा या 5 साल का एग्रीमेंट, यानी अगर जैसा बैंकिंग वगैरह जो है वो ज्यादा टाइम के लिए लेती है, 5 साल 10 साल 15 साल, ये क्राइटेरिया बन जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, नॉर्मल शॉर्ट टर्म शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इसलिए उससे बताया मीडियम भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। तो मीडियम टर्म में जब हम लेते हैं 11 महीना या 3 साल के लिए, ओके, 3 इयर्स के लिए, तो उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है, कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हम उसको हर महीना रेंट पे करेंगे या फिर उसकी प्रॉपर्टी का एक ह्यूज अमाउंट उसको यूटिलाइज करने के लिए देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हाँ, लेने वाला, ओके। लेजर पड़ेंगे, लेजर नॉट लेजी, लेजी देने वाले नहीं, लेजर देने वाले को हम कहेंगे लेजर, ओके, लेजर, और जो लेगा उसको बोलेंगे लेजी, क्योंकि वो लेजी है इसीलिए उसे खुद का नहीं खरीदा, इसलिए वो लेजी हो गया। इस दिस लीजी है, उसको पढ़ना चाहिए एक्चुअली, बट उसको लेजी पढ़ लो, ठीक है, लीजी, लेस, लेस सी, ओके, तो लेजी आएगा वो, ओके। नाउ फ्यूचर ऑफ अ लेजी फाइनेंसिंग, द मेन फ्यूचर ऑफ अ फाइनेंसिंग आर एस फॉलो, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, टू पार्टीज होगी, जैसे कि अभी मुझे रुकमनी से जो है फ्लैट खरीदना है, तो रुकमनी और मेरे बीच में क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। असेट्स एंड प्रॉपर्टी जो हम लोग जिसके बारे में बना रहे, घर के बारे में बना रहे, क्या कितने टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं, ओके। टर्म्स ऑफ अ लीज, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, कि मतलब उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होगा कि आप ये चीज का यूज कर सकते हो, ये चीज का यूज नहीं कर सकते, ओके। रेंटल पेमेंट कितना भाड़ा दोगे, मेंटेनेंस कैसे कवर अप करोगे, यानी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, घर को कुछ होना नहीं चाहिए। टर्मिनेशन, साल भर के बाद वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। रिन्यू और परचेज ऑप्शन, दो ऑप्शन है कि हम 2 महीने पहले इन्फॉर्म करेंगे कि बाबा मुझे रिन्यू कराना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नया खरीदेंगे। ओनरशिप, ownership title is important point to the lease financing contract which remain with the lessor। देखो घर अगर वो तुमको चलाने के लिए भी दे रहा है, तो उसके पेपर वर्क पे जो भी रहेगा, तो एग्रीमेंट पे भी ओनर का नाम ऑलरेडी उसी का आएगा, लेजर का। जैसा रुकमनी से मैंने फ्लैट खरीदा, तो रुकमनी ही कौन होगी, ओनर ऑफ द फर्म होगी, ठीक है। इज दिस क्लियर। डिफॉल्ट ऑन रिसीविंग द एसेट टाइटल इन एक्सचेंज, द लेजी में बी लाइबल टू ऑल फ्यूचर पेमेंट एट वंस। अगर हम लोग ने एक्सचेंज कुछ किया है, तो एक्सचेंज के बाद जब तक वो पेमेंट नहीं देता, उसका जो भी अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा। टाइप ऑफ अ लीज फाइनेंसिंग, देखो लीज फाइनेंसिंग है ना, दो टाइप के होते हैं, एक ऑपरेटिंग है और एक फाइनेंसिंग। यहाँ तक समझ में आया सबको, सिंपल सा टॉपिक है, बट कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है कि नाम से कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट है वो बहुत सिंपल सा। यस, अभी देखो दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग होता है, एक फाइनेंसिंग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ मेथड, लीज इज अ थ्री टाइप, एक डायरेक्ट लीसेस होता है,
एक लिवरेज होता है और एक सेल्स और द लीज बैक। अब हम इस टर्म के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखो फाइनेंशियल लीज क्या कहलाता है? फाइनेंशियल लीज और द कैपिटल लीज इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड लीज विच इज नॉन कैंसिलेबल इन द नेचर। देखो एक बार जब हम एग्रीमेंट बना लेते हैं फाइनेंशियल, ठीक है, डील करेंगे तुम्हारे साथ, जैसा अगर हम लोन पे घर ले रहे हैं, है ना, तो अगर मैं लोन मतलब लोन मुझे भरना है तो मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं मेरा दिल भर गया, मैं लोन नहीं भरूंगी, अब मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी चीज वापस से ले लो। ऐसा नहीं होता, ये कैंसिल नहीं हो सकता। इट ऑब्लिगेटेड द लीज फॉर मेकिंग अ रेगुलर पेमेंट ऑफ द असेट यूजेस ओवर अ प्रीडिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी सबने बेस्ट एग्जांपल, अगर हम लोग अभी ऑनलाइन जीरो ईएमआई पे कोई चीजें लेते हैं, पहले ये स्टडी करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता था क्योंकि ये रेयरली ट्रांजेक्शन्स दिखने मिलते थे और ये जो है सिर्फ प्रॉपर्टी वगैरह की डील में हम लोग ऑब्जर्व करते थे। बट ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर यूजिंग अ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, वी आर यू हायरिंग अ थिंग्स लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फर्दर इंस्ट्रूमेंट और फर्दर थिंग्स फ्रॉम द लीज होल्ड। हम लोग जो चीजें होती हैं अभी क्या लेते हैं, इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे लेते हैं। जैसा मोबाइल फोन हो गया, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, जो भी हम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो बेचने वाला कौन हो गया? लेजर हो गया, और हम खरीदने वाले क्या हो गए? लेजी हो गए। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी पेमेंट है, अभी अगर मैंने स्कूटी खरीदा है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है, तो मुझे उसका अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकती कि आज ये महीना मैं नहीं भर सकती हूँ, तुम्हारी चीज तुम लेकर जाओ, कैंसिल, ये नहीं हो सकता। अगर आपने चीज ली है तो यू शुड हैव टू बी पे द इंस्टॉलमेंट वॉट एवर यू आर गिवन द क्राइटेरिया। ओके, अब उसके बाद होता है अंडर दिस लीज टाइप ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ अ ओनरशिप आर ट्रांसफर बाय द लेजर टू द लेजी इन एक्सचेंज ऑफ अ लीजी रेंटल। ये सिंपल सी बात होगी। सेकेंड फेज फाइनेंस में क्या होता है? प्राइमरी पीरियड और सेकेंडरी पीरियड। ठीक है, प्राइमरी पीरियड में हम क्या है कैंसिल नहीं कर सकते, और टोटल इन्वेस्टमेंट अबाउट रेंटल। सेकेंडरी पीरियड क्या कहलाता है? प्राइमरी पीरियड हैज a small amount of a lease rental। प्राइमरी पीरियड यानी प्राइमरी पीरियड के लिए क्या होता है? छोटी चीजों के लिए होता है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग स्कूटी ले रहे हैं, मोबाइल फोन ले रहे हैं, तो ये कितने टर्म्स के लिए होता है? हमारा ईयर के अंदर ही खत्म हो जाता है। 10 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा नहीं जाता, तो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल गया। हाउस वगैरह के लिए जो है, जैसे कि अगर हमने लोन पे घर लिया है तो उसका इंस्टॉलमेंट कितना जाता है? 10 साल, 20 साल ऐसे जाता है, करेक्ट? हाँ, यस, ये किया ना। तो देखो जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो प्राइमरी में आ जाएगा, और सेकेंडरी के अंदर जो उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फाइनेंसिंग के अंदर ये चीज हो जाएगी ना। ऑपरेटिंग लीज इट इज विच इज नॉट अ फाइनेंशियल लीज एंड यूज फॉर द शॉर्ट पीरियड लीज इन द टाइप्स ऑफ लीज risk and reward associated with the assets ownership are not transferred to the lessee by the lessor. The total amount of an investment is not recovered here by the lessor in the primary period. Operating lessor is also known as a service lessor, whereby the lessor provide advice to the lessee with regard to repair, technical, now how to maintain the lease assets. यानी क्या ऑपरेटिंग लीजेस मतलब क्या कि देखो अगर हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, ओके, तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गया, अब फ्लैट को क्या करना पड़ा, उसकी जो वॉल है वो खराब हो गई है, तो वो ओनर को बोलना पड़ेगा ना कि बाबा फ्लैट तुम्हारा है, वी आर स्टेइंग हो गया। तो ओनर क्या बोलेगा कि बाबा जो भी खर्चा आ रहा है वो तुम दे दो, तो मैं मुझे जो रेंट दे रहे हो उसके अंदर से कट कर लेना। ठीक है, अभी मैंने पेंट करवा लिया, सामने वाले का घर था, मैंने पेंट करवा दिया। अगर कोई चीज मेजर इशू आ रहा है, लाइक कुछ पूरा है कि पूरा मतलब रिपेयर करना पड़ेगा, तो जो हम लोग लीज पे लेते हैं ना, तो हम लोग उसका जो रिपेयरिंग वगैरह का जो भी चीजें हैं, अमाउंट है, अगर हम पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन हम क्या करेंगे, रेंट जो हम लोग पे करेंगे ओनर को उसमें से कट करके देंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो। जस्ट होल्ड डाउन।
यस, हाँ है, रुक्मणी को समझ नहीं आ रहा है। ओके रुक्मणी, चलो मैं रुक्मणी एक बार आपको वापस से बता देती हूँ। देखो सब में सिंपल सी बात है और स्वीट सी बात है। मेरा बच्चा अभी, अगर मैंने, रुक्मणी अगर तुम्हारे पास एक फ्लैट है, ओके, तुम्हारे पास एक फ्लैट है, मैंने एक फ्लैट जो है वो रेंट पे लिया है तुम्हारे पास से, ओके। अब उसके अंदर रेफ्रिजरेटर भी तुमने मुझे यूज करने के लिए दिया, उसमें एसी भी तुमने मुझे यूज करने के लिए दिया है, और उसके अंदर आपने मुझे पूरा घर पे यूज करने के लिए 3 साल के लिए दे दिया, ओके। सडनली एसी जो है काम करना बंद कर रहा है, गर्मी का सीजन आ गया, आई नीड है एसी। अब एसी अगर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, एसी वाले को बुलाया मैंने कि पापा एसी वर्क नहीं कर रहा है, तो एसी वाले ने बताया कि मैडम 5,000 8,000 का खर्चा आएगा। तो आप बोलोगे एसी तो मेरा नहीं है, मैं क्यों खर्चा करूं? आप ऑब्वियसली लोगे ना। आप अगर समझ लो मेरा घर है, ठीक है, और मैंने आपको दिया हुआ था, आप एसी वगैरह यूज करो, सब करो, अब खराब हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम 8,000 रुपया खर्चा बता रहे, एसी का आपका खराब हो गया, क्या करना है? तो मैं आपको बोलूंगी एक काम करो, आप एसी बना लो, और जो 8,000 रुपए है, तो आप बोलोगे मैं क्यों पे करूं, मेरा एसी थोड़ी ना है, मुझे थोड़ी ना जरूरत है, लेकिन खराब हुआ तो आपको बताना जरूरी था। ओके, तो मैं बोलूंगी ओके आप यूज करो, और जो 8,000 रुपए है जो आप मुझे रेंट देने वाली हो, वो रेंट में डिडक्ट कर देना। तो डेट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ लीज, ऑपरेटिंग लीज। देखो फाइनेंशियल लीज मतलब क्या, कि जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट, यानी अगर रेंट पे लिया है, अभी जैसा मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन अगर हम लोग भाड़े पे ले, मतलब रेंट पे ले रहे हैं, ओके, या स्कूटी हम लोग रेंट पे ले रहे हैं, तो स्कूटी का रेंटिंग जो हो गया वो फाइनेंशियल हो गया। इज दिस क्लियर? ऑपरेटिंग मतलब उसके ऊपर इस्तेमाल होने वाला खर्चा। हमेशा याद रखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब मैंने फाइनल अकाउंट आपको सिखाया था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अलग होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अलग होते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अगर हमने किस ईएमआई पे जो लिया है, तो ईएमआई में अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है, ईएमआई पे लेने पर अगर प्रोडक्ट अगर कुछ रॉन्ग है या डिफॉल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कराएंगे गारंटी वारंटी पीरियड में। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर मैंने आपको लीज पर दिया है और उसके अंदर कुछ यूटिलाइज हो रहा है, कुछ खर्चा आ रहा है, तो उसे अगर मेंटेनेंस करवाना है, रिपेयर करवाना है, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। नाउ इट इज क्लियर? Okay, Rita, you can watch the video afterward. Rukmani, are you understood, beta? Rukmani, yes, clear. Okay. Now, direct lease. What do you mean by the direct lease? It is a type of lease under the right to use assets in acquired by the firm directly from the manufacturing. यानी अगर हमने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से लिया, देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, शॉप पे से नहीं जाते, हमको पता चलता है कि इसकी डीलर जो है यहाँ पर है। वी विल वेट 2 minutes फॉर अजान। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
देखो, अब आ जाते हैं हमारा डायरेक्ट लीज। अभी समझ लो मुझे पता चला है कि यहाँ से खरीदने पर जो है मुझे डिस्काउंट मिलेगा, या मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से वो चीज़ उठाती हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग से वो चीज़ लेने में मुझे बेनिफिट अलग हो जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट लीज। ओके, हम लोग डायरेक्टली क्या ले रहे हैं, एसेट जो है जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से ले रहे हैं। तो द असेट्स ओनरशिप remain with the manufacturer and the right to use the assets to provide the firm exchange to the lease or the rental। यानी हमने क्या किया, वो प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से उठा लिया, तो मैन्युफैक्चरर कौन हो गया, ओनर हो गया। और अभी क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग से ही हम क्या करेंगे, डील करेंगे, एक्सचेंज फॉर द रेंट और द लेंटर। लेवरेज लीज, लेवरेज लीज मीन्स इज सिमिलर टू द डायरेक्ट लीज or financial. The only expecting under this method is involvement of a third party, lender addition to the leasee and the lessor. The purchase cost of assets to be leased is a partly financed by the lender and the lessor turn out to be a borrower। यानी जो एजेंट के थ्रू से लेना, लिवरेज लीजेस में आ जाओ, एजेंट के थ्रू से लेना। जैसा कि अगर मैंने रेंट पर हाउस लेना है, ठीक है, मुझे पता है रुकमनी के पास हाउस है, रुकमनी को पता है कि मुझे जरूरत है, बट हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, है ना। तो अगर हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है तो हम एक एजेंट के थ्रू से जाएंगे। वो एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मेरी भी और आपकी भी। वो मुझसे पैसा लेगा थोड़ा सा, और आपसे भी पैसा लेगा डील करने का, और हम लोगों को अरेंजमेंट करवा के देगा। इज दिस क्लियर? Sales and the leaseback. Under the sales and the leaseback type of the firm, first sale of the assets owned by it and the lease time same asset back from the buyer. This is the way lease get asset uses and also get a cash at the same time. मतलब क्या, under the sales and leaseback type firm, the first sale of the assets owned by it and then lease same assets back from the buyer। पहले तो हमने क्या कर दिया कि जो बायर से वापस से क्या लिया, लीज पे ले लिया, सेल्स लीज बैक। यानी हमने जो था, तुमको अभी समझ लो रुकमनी, ठीक है, आपका फ्लैट था, मैंने आपसे फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, अभी फ्लैट मैंने खरीद लिया, अभी रुकमनी को वापस से कुछ नीड है, तो रुकमनी ने मुझसे ही वो चीज फ्लैट क्या किया, रेंट पे लिया, तो इट इज कॉल्ड अ लीज बैक। इज दिस क्लियर? सेल्स लीज बैक। नाउ इट इज क्लियर? ओके, चलो अब आ जाते हैं व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसेप्ट दैट अ सम ऑफ द मनी इज वर्थ मोर नाउ देन द सेम sum will be at a future date due to its earning potential in trim. The time value of money is core principle of a finance. The sum of the money is in hand has greater value than the same sum to be the paid in the future. The time value money is also referred as the present discount value। देखो मुझे फ्यूचर में जाके कितना अमाउंट पे करना है, तो ये करना है टाइम वैल्यू मनी। जैसे कि अभी समझ लो हम लोग जो रेंट पे लेते हैं, बराबर ना। अभी एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने कल ही कोटेशन निकाला, आई नीड टू बाय द स्कूटी। बहुत अच्छा एग्जांपल सामने आ गया, और ये चीज आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, अगर उसका एक स्ट्रक्चर अगर पॉइंट में बना के दे पाऊँ तो आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू। देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आज शोरूम में गया, शोरूम में मैंने एक स्कूटी पसंद किया जिसकी वैल्यू है 81,600। ओके, अब 81,600 मुझे किस पे चाहिए, फाइनेंस पे लेना है, यानी इंस्टॉलमेंट पे लेना है। तो अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो मुझे डाउन पेमेंट कुछ पे करना होगा। आफ्टर पेइंग द डाउन पेमेंट समझ लो मैंने 10,000 डाउन पेमेंट कर दिया। तो डाउन पेमेंट पे करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड होगी कि आपको हर महीना जो है कितने महीने के इंस्टॉलमेंट लेना है, 12 महीने, 24 मंथ, 18 मंथ या 36 मंथ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 36 मंथ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। फॉर द किसके लिए, स्कूटी एंड ऑल दिस थिंग, जिसकी वैल्यू यानी 1 लाख रुपीज के अंडर तक हो या 1 लाख रुपीज तक हो, तो हम 36 मंथ का उसको दे सकते हैं क्राइटेरिया। तो अब मैंने क्या किया, इसका कोटेशन निकाला। तो मैंने अभी कोटेशन निकाला, तो कोटेशन के बाद मुझे अगर 8,000 का इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, तो पर ईयर मुझे जो है, अब स्कूटी जो अगर 81,600 की है, तो मुझे वो चीज 1,10,000 तक की। अगर मैं जैसे 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 ज्यादा इंस्टॉलमेंट बढ़ाती जाऊंगी, जैसे जैसे कम इंस्टॉलमेंट होगा, जैसे अगर मैंने 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो वही चीज मुझे 96,000 की पड़ेगी। अगर मैंने 18 मंथ का ले लिया, तो मुझे 1 लाख तक पड़ेगी। अगर मैंने
24 मंथ का इंस्टॉलमेंट ले लिया तो मुझे 1,25,000 की पड़ेगी। तो जैसे जैसे, हाँ, फिक्स प्राइस के ऊपर क्या करना है हम लोगों को, टाइम वैल्यू, यानी हम लोग को ऊपर कितना पैसा देना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू बी डिस्कस द सम ऑफ द मनी इन द हैंड एज ग्रेटर वैल्यू देन द सेम सम टू बी पेड इन द फ्यूचर। यानी आज हमारे पास उतना पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है कि हमको फ्यूचर में कितना भरना पड़ेगा। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू। तो देखिए इसके पॉइंट व्यू देखते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ अ मनी means that the sum of the money is worth more now than the same sum of the money in the future। यानी अगर मैं फ्यूचर में वो चीज खरीदने जाती हूँ तो हो सकता है उसका प्राइस कम हो जाए, या आज जो प्राइस है, यानी आज की वैल्यू मनी, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने की ट्राई करो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज मेरे पास, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आज मेरे पास अगर 10 रुपीज है, ओके, यस, अब एग्जाम्पल दे दो, इंस्टेंट पे करना पड़ेगा, तो इंस्टेंट पे करने की चीज जो आएगी टाइम वैल्यू मनी। तब मुझे बता दो, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आज अगर आपके पास 10 रुपीज है, अगर वो 10 रुपीज अगर आपने लॉकर में रखा, ओके, तो 5 साल के बाद अगर आप लॉकर खोलोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? एग्जाम्पल है, गिव इट टू मी, बोलो। अगर आज मैंने 10 रुपीज है, वालेकुम अस्सलाम नदीम, खैरियत? बच्चा आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो, बट स्टिल चलो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है तो आप कवर अप कर लोगे। आप रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। ओनली 10 रुपीज, ठीक है, ओके। बट मैं कहती हूँ कि वो 10 रुपीज नहीं हो गए, जादू से वो 11 रुपीज या 20 रुपीज नहीं हो जाएंगे, बट वैल्यू ऑफ द मनी आज 10 रुपए की जो चीज है, देखो आपने आपके दादा से सुने होंगे, या आपके आंटी से सुना होगा, या आपके अंकल से सुना होगा, जो एजेड हो गए, कि हमारे जमाने में तो ये चीज 10 रुपीज की आती थी, आज वो चीज 100 रुपए की आती है। द वैल्यू ऑफ द मनी इज एक्सचेंज बाय द टाइम। जैसे आज 10 रुपए की जो चीज हम लोग को मिल रही है, वो पहले के जमाने में 1 रुपए की मिलती होगी या 2 रुपीज की मिलती होगी। इट इज चेंज द वैल्यू ऑफ टाइम। द मनी की जो वैल्यू है वो टाइम से टाइम क्या होती है, चेंज हो जाती है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एज पर माय एज, कि मैं मेरे टाइम पे जो है कौन सी चीज, एक एग्जांपल के लिए कि हमारे टाइम पे, ओके, फेयर का बता देती हूँ, कि अगर मैं, जब मैं ट्रैवल करती थी तो मुझे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो, या मुझे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चेंज करना होता था, तब मैं कितना पे करती थी, 10 रुपीज पे करती थी। हमारे जमाने में तो हम ऑटो रिक्शा से जाते थे तो 10 रुपीज में जाते थे। अभी अगर हमको ऑटो रिक्शा हायर करना होता है तो वी शुड हैव टू बी पे द 35 रुपीज या 40 रुपीज। तो वैल्यू देखो, पैसा एक्सचेंज यानी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी आज जो चीज 10 रुपए की मिल रही है, फ्यूचर में वो चीज कितने की मिलेगी, 50 रुपए की मिलेगी, 100 रुपए की मिलेगी। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी मीन्स दैट इट कैन ग्रो ओनली थ्रू द इन्वेस्टिंग। सो डिले इन्वेस्टमेंट इज लॉस अपॉर्चुनिटी। अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, कि आज अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको ज्यादा मिलेगा, फ्यूचर में आपको एक्सचेंज में एक्सटेंड मिलेगा। तो हम बोलते हैं वो कैसे एक्सटेंड होगा, तो क्योंकि वो लोग यूटिलाइज करते हैं, वर्क करते हैं उसके ऊपर, उसको ग्रोथ करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद आपको क्या है, उसका रिटर्न जो है आपको 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद बैक में क्या देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट करके इंक्रीज करके देते हैं। लाइक अगर हम लोगों को आता है कि आप कोई योजना गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज मिलती है, कि आप फीमेल के लिए अभी अपॉर्चुनिटी निकली, 10 साल से कम की जो लड़कियां हैं, अगर आप उनके जो योजना में अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट जो है आज आपका जो है 10,000 का जो है 5 लाख बना के फ्यूचर में दे देगी। यस। हम्म। अभी जो 5 का है वो फ्यूचर में जाके 10 का हो जाएगा, ऐसे बोल दो, ठीक है। आपका एग्जाम्पल सही है रुकमणी, बट उसको बोलना ऐसे है। द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कंसिडर द अमाउंट मनी, फ्यूचर वैल्यू अमाउंट, इट कैन बी on the time frame, saving account, number of a compound period in the important determine as well। जैसे अभी हम लोग ने, इन्फ्लेशन हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन देखो प्राइस का बढ़ना करना क्या हो जाएगा, नेगेटिव करेगा, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज जो मैं जो चीज 10 रुपए में ले रही हूँ, पानी पूरी हम खाते हैं ना, पहले 10 रुपए में 6 गोलगप्पे खाते थे, अभी हम 30 रुपीज में 6 गोलगप्पे खाते हैं। टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। इज दिस क्लियर? यस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो थोड़ा सा इसीलिए फेस ऐसा है।
हाँ, अंडरस्टैंडिंग द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, तो TVM. ओके, investor prefer to receive the money today rather than the same amount of the money in the future because the sum of the money once invested grow over the time. Example, money deposit into the saving account, earn interest over the time, the interest is added the principal, earning more interest. That is the power of a compounding interest. ठीक है. यस, अभी जैसे कि वो बता रहा है कि अगर आपने बैंक में जो है 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, तो फ्यूचर में जाकर आप अगर 1 साल के बाद अगर अपना अकाउंट खोलोगे, तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा, उससे पैसे बढ़ के मिलेंगे. 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपए, तो समझ लो 10 या 100 रुपए, तो आपको 10,100 रुपए हो जाएगा. फिर आपने 10,100 रुपए विड्रॉल नहीं किया, उसी को वापस से इन्वेस्ट कर दिया, वापस से 1 साल बाद देखोगे तो 10,100 240 रुपए मिल जाएगी आपको. यानी ऊपर वैल्यू क्या होगी, बढ़ बढ़ के मिलेगी. Okay, if it is not invested, the value of money erodes over the time. If you hide a $1,000 in the mattress of a 3 years, you will lose the additional money it could have earned over the time invested. It will have less buying power when you retrieve it because inflation reduces value. देखो आज इंटरेस्ट मिलेगा बैंक में, तो अलग अलग क्राइटेरिया है. गोलगप्पे वाला एग्जांपल याद रख लो, इसमें अच्छे से याद रहेगा कि कल तक हम 10 रुपए में खाते थे, आज हम 30 रुपए में खाते हैं. थोड़ा सा 2 दिन से, हाँ, ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल नहीं हुए थे ड्यू टू द हेल्थ इशू. आई एम अनेबल टू जस्ट मेक माई माइंड ओवर द लेक्चर, तो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको और अच्छा करके दे दूं. अभी भी 10 में से 6 खाकर आई पानी पूरी. चलो ठीक है. हाँ, अभी हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में 30 रुपीज हो गया है, और इवन अगर हम लोग अच्छी मार्केट एरिया में जाते हैं तो वहाँ 80 रुपीज की आती है पानी पूरी. लाइक वन ऑफ द फेमस मार्केट इन द मुंबई एल्बम मार्केट शॉपिंग के लिए है, बैंड्रा में है, विच इज लिंक रोड पे होता है, जहाँ बैंड स्टैंड वगैरह से लिंक होता है, जहाँ सलमान खान शाहरुख खान का बंगलो है, वो साइड मार्केट होती है. तो वो मार्केट में अगर आप पानी पूरी खाने जाते हो और गलती से आपने सोचा कि 10 रुपए की पानी पूरी होगी, तो नहीं, वहाँ 80 रुपीज और 90 रुपीज की 1 प्लेट पानी पूरी होती है, और वो 6 पूरी होती है जो डिजोल्व हो जाती है और पता भी नहीं चलता. एग्जाम, हाँ. यस, आपको एग्जाम्पल बेटा लिखने नहीं आता है. हाँ, आप एग्जाम्पल जो है ना, मतलब आप अगर आप ये दे रहे हो, पोस्ट पीजी का एग्जाम दे रहे हो, इफ देर इज एन क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर द टाइम वैल्यू, यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लिखने के लिए कोई नीड्स नहीं होती कि आप कौन सा दे रहे हो, बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द एडवर्टीजमेंट. तो आप कौन सी एडवर्टीजमेंट को प्रीफर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट करता है. तो ऑलवेज रिमेंबर डेट कि आपको क्या चीज को कैसे प्रीफर करना है. ओके. हाँ, रुकमनी कुछ बोल रही हो ना, नहीं हो गया. अनदर एग्जाम्पल और एक उन्होंने दिया है, से हैव द ऑप्शन टू रिसीव ऑफ 10,000 नाउ और $10,000 2 years from now. Deposit a equal phase today has more value utility. Then it will be 2 years from the now due to the opportunity cost associate the delay. In other words, delay payment is a miss opportunity. देखो अभी एक ऐसा रहता है ना कि, हाँ, सही है, आप लोग 10 रुपए में 5 खाओ, फिर जब मैं आप लोगों के पास मिलने आऊंगी, घूमने आऊंगी, तब मुझे आप लोग खिलाना. ठीक है. चलिए आ जाते एक एग्जाम्पल पे. अगर मैंने $10,000 इन्वेस्ट किया, आज मुझे एग्जाम्पल मिलता है कि मैडम आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको जो पैसा है वो डबल होके मिलेगा. आज की लास्ट डेट है, अगर आपने अभी नहीं किया तो आप अपॉर्चुनिटी खो दोगे. मैंने मेरे बैंक के लॉकर में रखने की जगह एक ऑप्शन मिला था कि आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो 10,000 रुपीज, फ्यूचर के 11 महीने के बाद जो है वो आपको डबल करके मिलेगा. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, डबल करके नहीं मिलेगा, मैंने मेरे कबर्ड के लॉकर में रख दिया. रुकमनी ने बैंक के लॉकर में रखा, रुकमनी ने अपॉर्चुनिटी ली, उसको 10,000 पे 1,000 रुपये बढ़ के मिल गया. मैंने मेरे कबर्ड के लॉकर में रखा. अब कबर्ड के लॉकर में तो जादू से तो पैसा बढ़ेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो उतना ही रहेगा, यानी मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया. नाउ इज दिस क्लियर. एग्जाम्पल्स होते हैं, बाकी और कुछ इसमें है नहीं. बस मैंने आज के लिए आपका इतना ही शीट रेडी किया था. एक बार वापस से पूरा रिवाइज कर लेती हूँ, और इसके पूरे हिंदी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. ओके, सो डोंट यू वरीड अबाउट दैट, जो स्टूडेंट्स कल अवेलेबल नहीं थे. ठीक है. चलो एक बार मैं पूरी के पूरी आपको जो है ये चीजें दे देती हूँ. ठीक है.
वहाँ 10 रुपए के 5 या 30 रुपीज के 5। एक बार अभी पानी पूरी खाने जाओगी ना, तो आपको एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो क्लिप ऐसा वहाँ की भेजनी चाहिए। और ओके, आई एम स्टेइंग इन द टूरिज्म प्लेस, बहुत अच्छा है, फेमस है। अगर आप विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सी व्यूज हैं, और एक अच्छा होटल है हमारे यहाँ पे, सी ब्रिज, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। उन्हीं के एक रिसोर्ट भी मेंटेन है जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, रिसोर्ट में भी जाके एंजॉय कर सकते हो। तो मैं एडवर्टीजमेंट भी कर रही हूँ साथ साथ में। डिफरेंस कुछ नहीं होता, टेस्ट का डिफरेंस होता है। कुछ चीजें अगर मैं बोल नहीं सकती कि वो भैया जी कैसे बनाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं छोटा सा पूरा सा रिवाइज कर ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ। वैल्यूज हैं बेटा, अभी जैसे बांग्लादेश की वैल्यू कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अमेरिका के वैल्यूज में अलग है, हम लोग एक रहते हैं लेकिन अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से जो थिंग्स होती है ना, मतलब जो मटेरियल्स यूटिलाइज होता पर वहां पर आपको चीज कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ता है, तो वैल्यू के आपको रिड्यूस रेट में मिलती है। अभी जैसे दिल्ली में जो है ट्रांसपोर्ट जो है, उसके कॉस्ट पे अलग होते हैं, मुंबई में कॉस्ट अलग होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ना मुंबई माया नगरी है, घूम जाओगे आप। चलिए, नेट इनकम अप्रोच, पहले कैपिटल में से आपको स्टार्ट करवाना था, बताना था नेट इनकम अप्रोच क्या होता है। देखो नदीम जी, मेरे ख्याल से कल नदीम अवेलेबल थे या नहीं, आई डोंट नो, रुकमनी या रीटा जो भी नहीं थे। हाँ, तो एक बार मैं पूरा सा एक हाईली स्पीड में वापस से गो थ्रू कर रही हूँ, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर का। नेट इनकम अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, डेविड ड्यूरेंट फर्स्ट suggest this approach in 1952. He was proponent the financial leverage. He postulated that a change in the financial leverage, यानी क्या हो रहा है कि अगर फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल डिक्रीज होगा। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है, लाइक अ कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज इन द साइज, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कैपिटल का कॉस्ट मतलब कैपिटल की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, विच रिजल्ट इन द हाई फॉर्म वैल्यू इन द, ये तो हमने कर लिया था। मॉडिग्लिन एंड द मिलर्स अप्रोच, ये हमको देखना इंपॉर्टेंट था बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। द एम थ्योरम इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोच नेम आफ्टर द Franco Modigliani and the Maton Millers in the 1950. Modigliani and Millers were the two professors who studied a capital structure theory and collaborated to develop the capital structure irrelevance proposition. This proposition stated in the perfect market, the capital structure of a company use doesn't matter because the market value of the firm determined by the earning power of the risk. देखो आपके पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं करता, लेकिन मार्केट आपका बिजनेस जो है कितना रन करके आपके कैपिटल को ग्रोथ कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट करता है। ये कहना था दोनों प्रोफेसर्स का। ओके, कि आप अर्निंग पावर कितना होता है, द कंपनी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो पहला प्रपोजिशन क्या कह रहे हैं, दिस प्रपोजिशन से दैट अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। वो किसी की भी कैपिटल वैल्यू से हम जो है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो हम अगर जिसके पास जो पैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। Okay, the value of the two identical firm will remain the same. The value would not be affected by the choice of finance. The assets, the value of the firm depend on the expected future earning. आज जो पैसा तुम्हारे पास है, उससे जो है हम आपको जज नहीं कर सकते कि आपकी पोजीशन क्या है। आप फ्यूचर में अगले पिछले 5 साल में, आगे के 5 साल में जाकर आप अपनी पोजीशन कैसे बनाओगे, ये था एक उनका क्राइटेरिया, पॉइंट 1। ओके, उसके बाद था द proposition say that the financial leverage boosts the value of the firm to reduce the WACC. It is when the tax information is available. यानी ये क्या कहता है कि जैसे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेज कम होता जाएगा, ठीक है, लेवरेज बूस्ट होगा, यानी जो रिस्क जो है बढ़ता जाएगा, और कैपिटल अगर हमारा कम होता जाएगा, व्हेन टैक्स इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो जिससे हमको पता चलेगा कि इसकी टैक्सेबल वैल्यू, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि अगर आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो तो उससे समझ में आएगा कि आप कितना कर्जे में हो, या कितना आपकी वैल्यू क्या हो रही, कम होती जा रही। हम शो ऑफ करें कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, लेकिन मैंने 5 करोड़ रुपया कैसे लिए, सबसे उधार लिया है, सबको मैंने
वादा किया है कि मैं तुमको 10% दूंगा, 12% दूंगा, 13% दूंगा, 15% दूंगा, तो डेट का मेरा जो अमाउंट जो है ना देने का, अगर उसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो उससे पता चलेगा कि मेरी वैल्यू कहाँ है। यानी मेरे पास जो पैसा है वो मेरा अपना नहीं है, उसमें से कहीं ना कहीं दूसरों को देना है, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब अगर मेरे पास किसी को भी कोई अमाउंट पे करना नहीं है, देन आई हैव अ 5 करोड़ रुपीज, तो मैं कौन हूँ, अमीर हूँ। इज दिस क्लियर? Hmm. Picking order theory. The picking order theory focus on the asymmetrical information cost. This approach assumed that the companies prioritize their financing strategy based on the path of a least resistance. The internal financing is the first preference method followed by the debt and external equity finance as the लास्ट रिसोर्ट। मतलब क्या कहता है पिकिंग ऑर्डर थियरी, जैसे कि हमने इंस्टॉलमेंट पे देकर हमारी वैल्यू को क्या किया, ग्रोथ किया। जैसे कस्टमर्स बढ़ाए, है ना, कस्टमर्स बढ़ेगा तो मार्केटिंग बढ़ेगी, तो कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे तो बिजनेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मैंने सबको उधारी पे बांटना शुरू कर दिया और मैंने बताया कि मेरा इतना सेल्स ग्रोथ हो गया। जबकि देखो दो कंपनी, एक टीवीएस है और एक होंडा कंपनी। टीवीएस ने सबको रेंट पे देना शुरू कर दिया और बता रहे हैं कि आज हमारी कंपनी ने इतना सेल्स कर दिया, और होंडा ने 5 सेल किया लेकिन पांचों का अमाउंट फिक्स ले लिया। तो पिकिंग ऑर्डर थियरी क्या होता है, जो हम लीज करके दे रहे हैं ना और प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ लीज पिकिंग थियरी। Conclusion. To summarize, this essential financial professional to know about a capital structure. ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेस्ट मिक्स ऑफ द डेप्थ एंड द इक्विटी। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर कब एकदम परफेक्टली रहेगा, स्मूथ कब रहेगा, जब हमने जो कर्जा लिया है, जो भी हमने लोन लिया है और हमारा अपना पैसा वो जब इक्वल होगा, देन हम लोग क्या हो गए, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हो गए। अगर हमको पैसा ज्यादा पे करना है, किसी से उधार ज्यादा लिया है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग हो गया था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यही चीज को मैंने वापस वापस रिवाइज कर दिया था। नो नीड, इतने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लिमिटेशंस भी नहीं, ये भी हो गया थियरी और मॉड में गए। What is a irrelevance proposition theorem? The irrelevance proposition theorem is a theory of a corporate capital structure. The position financial leverage does not affect the value of the company if the income tax and the distress cost are not present in the business environment. The irrelevant position theorem was developed. देखो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे बिजनेस में मुझे टैक्स कम भरना पड़ रहा है, मुझे इंस्टॉलमेंट कम भरना पड़ रहा है, मुझे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम भरना पड़ रहा है। यस बेटा रुकमणी बोलो। यस रुकमणी। रुकमणी would you like to say something? एमएनएम थियरी बेटा, एमएनएम थियरी बता रहा है कि अगर आपके पास पैसा अच्छा होगा, एमएनएम एमएनएम थियरी में दो चीजें याद रखो। अगर आपके पास आज का पैसा है तो वो कोई दो तरीके के उन्होंने बताया कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये थॉट आप याद रख लो। यानी अगर आज आपके पास 5 करोड़ रुपए है, ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में आपके पास 5 करोड़ होगा। अगर आपकी फ्यूचर में अगर वैल्यू जो है कम हो गई, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, कम हो गया, यानी आपकी वैल्यू कम हो गई। लेकिन अगर आज का 5 करोड़ आपको फ्यूचर में 10 करोड़ की पोजीशन दिला सकता है, तो इट इज मीन कि आप ग्रो कर रहे हो। तो ग्रो करना क्या हो जाती है, एमएनएम थियरी का फर्स्ट पॉइंट है। यानी पोजीशन किसी को जानना हो, किसी को जज करना हो, तो आज की पोजीशन से मत जज करो, उसको फ्यूचर की वैल्यू से जज करो। ओके, सेकेंड है संजना, पूरा टॉपिक खत्म हो गया बेटा, कोई इशू नहीं है। अभी आप खाली रिवीजन हो रहा है, जस्ट सीधा रिवीजन, और आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो सो यू कैन आस्क। सेकेंड एमएनएम बता रहा है
कि अभी जैसे कि जिसका टैक्स वैल्यू अगर आज आज की पोजीशन में अगर हम इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, अगर हम टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम है। अगर हम कोई टैक्स नहीं भरे, कोई इंटरेस्ट नहीं भरे, तो हमारी वैल्यू ग्रो कर रही है। इज दिस क्लियर? तो यही चीज वो ये बता रहा है इररिलेवेंस प्रीपोजिशन थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर फ्यूचर अभी आपके लेवरेज के हिसाब से उतार चढ़ाव के बीच में अगर आपको कोई भी किसी को भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, या आपकी टैक्स वैल्यू जो है डिडक्ट नहीं हो रही है, वॉज अगर आपने क्या किया है फिर उसके लिए आप बहुत अच्छे से जा रहे हो। तो इररिलेवेंट पोजीशन थ्योरम वाज डेवलप्ड। तो इन दोनों थ्योरम को किसने किया था? मैटर्न मिलन से किया था और फ्रांसिस्को मॉर्टिलेन ने किया था। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस थियरी को बहुत अच्छे से बताया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस को। संगीता मनु, प्लीज सजेस्ट मी कहाँ से स्टार्ट करूँ वीडियो। ओके सर, जस्ट लिसन टू मी संजना। पहले मैं ये जो टॉपिक बता रही हूँ वो क्लियर कर देती हूँ, देन आई विल सजेस्ट यू डेट कि व्हाट यू हैव टू बी डू एंड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो डोंट यू वरी, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली only for the 5 minutes, because इससे 5 minutes का concept है total revision whatever I started, then I will wholly revise you how to start. Okay dear, फिर यहाँ पर आ जाओ। अंडरस्टैंडिंग का ये तो हो गया, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा, इस पे नहीं जाना है। देखो मॉडलिन, और इन्होंने एक और क्या बताया मालूम है, थॉट आउट हिज करियर। मिलर्स रिसर्च फोकस ऑन द कॉर्पोरेट फाइनेंस। मिलर ने किसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया था? कॉर्पोरेट फाइनेंस का। एंड द इकोनॉमिक एंड रेगुलेटेड द प्रॉब्लम ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज। और उन्होंने यानी रिसर्च किया, यानी उन्होंने शोध किया, मतलब ढूंढा कि कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर फाइनेंस के लिए इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ा। वाइल प्रोफेसर एट द कार्नेगन मेलिन Graduate School, Miller met economics and MIT graduate Francisco Martin. The term collaborate and published the first of the joint M&M. Prepared the corporate finance in 1958. The cost of capital, corporate finance and the theory of investment. यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर देखो, कॉर्पोरेट की दुनिया क्या होती है, जो हम कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता चलती है कि कंपैरिजन किया जाता है कि लास्ट ईयर कितना इनकम हुआ था और करंट ईयर में कितना इनकम हुआ था। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कंपैरेटिव करने के बाद कॉमन साइज करते हैं कि ये साल में अगर 100% चला है तो नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर में कितना लॉस होगा, या कितना ग्रो करेगी, या कितना डाउन आएगा मार्केट। सेकेंड, उससे हम लोगों को पता चलेगा मार्केट में हमारी शेयर पोजीशन क्या है, मार्केट में फ्यूचर में आने वाली शेयर पोजीशन हमारी क्या होगी, मार्केट में हमारी रेपुटेशन क्या होगी। दैट काइंड ऑफ अ थिंग्स होली डन रिसर्च बाय द मिलर्स। इन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने मॉडलेंस के साथ हाथ मिलाया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, ये उन्होंने पढ़ा था। अब दोनों दोस्त मिल गए, अब दोनों दोस्त मिलकर अपना अपना माइंड क्या करने लगे, एक साथ यूज करने के साथ उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लोगों को सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स ऐसा नहीं कि माइक लिया और कॉन्फ्रेंस किया, जहां जहां पे उनकी वैल्यूज मतलब समझ में आती थी, वो इंडस्ट्रीज के बारे में अपना ओपिनियन देते थे, कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर अपने ओपिनियन देते थे कि कहाँ पे पैसे कैसे लगाना चाहिए। देखिए आज भी अगर हम लोग कोई चीज लेने जाते हैं तो मम्मा या पापा हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से लोगे तो ये चीज अच्छी मिलेगी, यहाँ से लोगे तो ये चीज आपको रिजनेबल रेट में मिलेगी। जो हमारे हो गए सीनियर्स हो गए, या हमारे फ्रेंड्स में भी बहुत ज्यादा होते हैं जो हमारे को बताते सजेस्ट करते हैं कि बाबा ये पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना, ये चीज ऐसे कर लेना। आई एम ऑल्सो प्रेफरिंग एंड रिसर्चिंग ऑन द कॉर्पोरेट फाइनेंस। मेरा भी अपना रिसर्च वर्क चालू है, पीएचडी का टॉपिक, तो उसमें भी मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस को ही चूज किया है। तो मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस से बहुत टच में हूँ। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के आने वाले कल में मैं आपको अच्छे ओपिनियन सजेस्ट कर सकूँ। नाउ उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया था, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ थ्योरी ऑफ अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जैसे कि जैसे हम लोग करते आ रहे, ट्रेडिशनल देखो जैसे कि एक हम लोग बताते हैं ना, ये कंपलसरी हमको कैसे ईयर बाय ईयर फॉलो अप करना होता है। इज दिस क्लियर? अभी हमारा ट्रेडिशन बन गया है कि हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, हम होली सेलिब्रेट करेंगे। अमेरिका वाले करते हैं क्या? कभी कोई कोई मतलब 30% या 20% करते होंगे। तो एक
ट्रेडिशन बन जाएगा कि कैपिटल अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर को, डेप्थ को कितना लाना है, इक्विटी रेशियो को कैसा लाना है, वो ट्रेडिशनल यूज से करेंगे। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम 10% डेप्थ लेंगे और 80% जो इक्विटी लेंगे। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था डे फर्स्ट से शार्क टैंक देखना स्टार्ट करो। उसके अंदर आपको ओपिनियन मिलेगा कि न्यू इंटर्न जो आते हैं, जिनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की नीड होती है, तो शार्क टैंक के अंदर जो भी होल्डर्स बैठे होते हैं वो उनको इक्विटी प्रोवाइड करते हैं उनके बिजनेस के लिए, कि हम 20% इक्विटी पे इतना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन लेंगे और हम लोग ये लेंगे। इज दिस क्लियर? ये थे हमारे ट्रेडिशनल थियरी। उसके बाद assumption ऑफ अ ट्रेजरी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो वेट ऑफ द डेप्थ, यानी हमारा डेप्थ कितना, यानी कैसे कैसे कंसिडर्ड होगा। अगर आज की तारीख में अगर हम 10% ले रहे हैं तो कल 30% होगा, फिर कितना बढ़ते जाएगा, 50% पे जाएगा, फिर 70 पे जाएगा, फिर 90 पे जाएगा। यानी हम लोग को एक एवरेज बना के रखना है। वेट ऑफ अ इक्विटी, बिजनेस में इक्विटी कितना रखना चाहिए, 90%, 70%, 50%। यानी जिन जिन को हम भागीदारी दे रहे हैं उनको क्या करना है, हमको रिड्यूस करते जाना है। हमको हमारा पैसा आगे बढ़ाना है और जिन्होंने हमको हेल्प किया उनको टाटा बाय बाय। कॉस्ट ऑफ डेप्थ, कॉस्ट ऑफ डेप्थ हमारे को कितना रखना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको कितनी रखनी चाहिए, ये सब का हम लोग को एक टारगेट अचीव करना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी हम लोग एक बनाकर चलते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज करना है, कितना परसेंट रिड्यूस करना है। नाउ देखो एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, फ्रॉम द केस 1 टू केस 3 द कंपनी इंक्रीज द फाइनेंशियल लेवरेज एंड द रिजल्ट द डेप्ट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 50% एंड इक्विटी डिक्रीज फ्रॉम 90 to 50। यानी उसने कर्जा बढ़ा लिया है और इक्विटी कम कर दिया है। द कॉस्ट ऑफ अ डेप्ट एंड इक्विटी ऑल्सो राइज एज स्टेट दैट अ टेबल अबव बिकॉज द कंपनी हायर एक्सपोजेस टू द रिस्क। तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, रिस्क में चली जाएगी। क्यों रिस्क में चली जाएंगी, क्योंकि उसने कर्जा बढ़ा दिया। देखो इक्विटी जो शेयर होल्डर होता है ना, वो तुमको साथ में पार्टनरशिप के लिए हाथ दे रहा है, बैकअप के लिए सपोर्ट कर रहा है कि बाबा तुम मार्केट में स्टैंड हो जाओ। इक्विटी होल्डर्स जो आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इक्विटी बढ़ाएंगे ना, जितनी हमारी इक्विटी बढ़ेगी तो मार्केट में वैल्यूज उतनी बढ़ेगी, पोजीशन उतनी बढ़ेगी। क्योंकि फ्यूचर में हमको इक्विटी तो शेयर करनी है, उसको शेयर्स तो करना है, बट जो हम लोग ने डेप्थ लिया है, इज दिस क्लियर? डेप्थ लेने पर हमको क्या प्रॉब्लम होगी कि हमको ऑन दिस स्पॉट हमारा कैपिटल में भी रिड्यूशन आएंगे और हमारा इंटरेस्ट में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा। और इन केस इफ वी आर अनेबल टू पे द डेप्थ ऑन द टाइम, तो उसके अंदर भी हम लोग को चार्जेस इंक्रीमेंट होते जाएंगे। सो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखकर हमको क्या करना चाहिए, बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच बताता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डेप्थ रिमेन कांस्टेंट। जो भी चीज है वो क्या होनी चाहिए, हमारा जो डेप्थ है, डेप्थ के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा फिक्स्ड होना चाहिए, ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। द एक्सपेक्टेड रेट बाय द इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट एंड इंक्रीज ग्रेजुअली। यानी जहां जहां पर अगर हम लोग को फाइनेंस की नीड पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा इक्विटी को ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग को जब पैसा जरूरत पड़ी तब इक्विटी बढ़ाते जा रहे, नहीं। व्हेन वी नीड देन वी आर यूजिंग अ इक्विटी। WACC, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। पहले हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। जितने भी हमारे इंटरेस्ट रेट है, जितना भी टैक्स डिडक्शन है, वो पहले क्या करना है, हम लोगों को डिक्रीजिंग पे लाना है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो नॉट एन इशू, ठीक है। फिर आज हमने क्या पढ़ा, हाँ बेटा आज के लिए इतना ही। ये कल की चीज जो थी, स्लाइड जो थी, मैंने रिपीट किया। लीज, लीज मतलब उधारी पे लेना, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे लेना। इंस्टॉलमेंट पे हम हाउस भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे हम थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाते हैं कि अगर हम लोग लीज पे ले रहे हैं तो उसके लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है। जो चीज हम लोग लीज पे ले रहे हैं वो चीज मालूम होना चाहिए। लीज का पीरियड हमारा डिसाइड होना चाहिए। रेंटल पेमेंट, अगर हम उसको ले रहे हैं तो हमको इतना, अगर हमने हाउस लिया है रेंट पर तो हम उसको रेंट कितना पे कर रहे हैं, अगर उसका मेंटेनेंस करने के लिए हमको कितना खर्चा चाह रहा है, ठीक है। टर्मिनेशन, वो कब खत्म होने वाला है, इंस्टॉलमेंट, इस बात का ध्यान देना है। रिन्यू और परचेज ऑप्शन, हमको अगर रिन्यू करना है या उस चीज को बाय ही कर लेना है खुद के लिए, ये चीज का ध्यान रखना है। ओनरशिप का ध्यान रखना है कि जो ओनर है वो हम लोगों के साथ रिलेशंस कैसे रखेगा और वो हमको फाइनेंस किस तरह से प्रोवाइड करेगा, मतलब जो लीज पे दे रहा है प्रॉपर्टी वो देगा ही नहीं, डिफॉल्ट कैसे हो जाएगा, ओके।
टाइप ऑफ लीज ऑफ फाइनेंसिंग दो तरह के होते थे, एक ऑपरेटिंग होता था और फाइनेंशियल होता था। फाइनेंशियल लीज मतलब अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो उसकी जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 5,000, 10,000, 5,000, 5,000, 5,000, 8 महीने के लिए 5,000 पे कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल लीज। अगर हम ऑपरेटिंग फीस मतलब जैसे अगर मैंने एसी था यूज किया, उसको अगर मेंटेनेंस करवाया, उसके लिए मेंटेनेंस करवाने के लिए हमने अगर उधार लिया, या उसका जो सामने वाले की प्रॉपर्टी थी हम उसको मेंटेनेंस करवा रहे हैं और उसको हम लोग कवर अप करके देंगे, तो इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग हमेशा याद रखो, ऑपरेटिंग इज ऑलवेज रिमेनिंग डेट के वो एक्सपेंसेस को क्राइटेरिया कर रहा है। फाइनेंशियल मतलब प्रॉपर्टी को एक्सपांड कर रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ तो भी हम लोगों के इनकम या एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मतलब जो रेगुलर खर्चे होने वाली चीजें हैं, मेंटेनेंस करवाना, ये हम लोग को रेगुलर में आने वाली चीजों के लिए हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लीज। इज दिस क्लियर? तो एक बार ये सारी चीजें आप लोग देख लोगे, आपको एक अंडरस्टूड हो जाएगा, इसमें कितना कुछ ये नहीं है। इससे रिलेटेड जो हिंदी के नोट्स हैं वो भी मैं साथ में अपलोड कर देती हूँ, मैंने स्लाइड साथ में रखा था बट लेक्चर के टाइम की वजह से मैंने उसको ऐड नहीं किया है। सो आई ट्राई टू एडिट दिस हिंदी शीट ऑल्सो, इसमें आधे में ऑलरेडी अवेलेबल है, आधे में करना बाकी है। सो आज मैं वो कंप्लीट करके आप लोगों को दे दूंगी। हाँ, अभी हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट जुड़ी थी, संगीता वर्मा। आई वुड लाइक टू एडवाइज हर कि संगीता अभी आपने स्टार्ट किया है, सो आप जो है हमारी बिजनेस फाइनेंस से, सॉरी बिजनेस इन्वायरमेंटल से जो है फर्स्ट टॉपिक यूनिट 1 से जो है आप देखो। मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक कितना स्टडी पे फोकस किया है या कितना स्टडी किया है। सो आई यू जस्ट ट्राई टू वॉच द वीडियो। वीडियो वॉच करने के बाद एक नोटबुक अपने हाथ में रखो, जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको आप किस तरह से अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हो। एक पेज पे आप रिकॉर्ड बनाओ कि मैंने फर्स्ट जो था बिजनेस इन्वायरमेंटल में से मैंने बता दिया कि ये 5 चीजें जो है इंपॉर्टेंट कंपलसरी हमको करनी है, तो उस चीजों को आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया। अगर आपने थियोरी कर लिया, क्योंकि थियोरी मतलब थियोरी ऐसा लिखने वाला थियोरी नहीं, कुछ अप्रोच वाली थियोरीज होती है जो किसी ने कंक्लूड की है, जैसा भी मैकमिलन थियोरी था। ओके, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे कहाँ लगाना है, किसी को डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी को भी आज की पोजीशन से जज मत करो, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है वी कैन नॉट बी सी। ओके, सो आपको क्या करना है, उस चीज को डिफाइन करना है और इसे मैनेज करके लेना है डियर। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? मेरा बच्चा नेट क्लियर, जेआरएफ क्लियर। देखो जेआरएफ क्या हो जाएगा, वो रिसर्च की फील्ड में आपको लेकर जाएगा। नेट जो है आपको सेम वही क्राइटेरिया रहता है, 19-20 का डिफरेंट है उसके अंदर। ओके, उसके अंदर सिर्फ मतलब छोटा मोटा अगर कहेंगे ना कि 10% 20% का डिफरेंट है, नथिंग अ मेजर। बट अगर आप नेट तो आजकल कोई भी जल्दी से जल्दी क्रैक करने की कोशिश कर सकता है, और क्वेश्चन जो है अभी अभी सबको अंडरस्टूड हो रहा है। अगर आप फर्स्ट अपियर कर रहे हो ना, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कि जो भी मैंने मॉक टेस्ट आपको दिए हैं, ट्राई टू कंप्लीट द मॉक टेस्ट ऑन टाइम। मॉक टेस्ट करने के बाद आपको एक पता चलेगा कि अंडर आपने ये जो चीज था मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इट इज ऑलरेडी डन इन अवर क्लास। ठीक है, तो वो क्लास के टॉपिक से रिलेटेड ही मॉक टेस्ट है आपको, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि आपका पॉइंट कहाँ जा रहा है। अगर आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आप एवरेज में आ रहे हो। अगर आप 5 में से 5 कवर अप कर पा रहे हो यानी आप बहुत अच्छी क्लास जा रही है। अगर आप 5 में से 1 कर रहे हो तो नॉट एन इशू, आपको वापस से बैकअप करना है, वापस से स्टार्ट करना है और वापस से उसको एक बार गो थ्रू करना है। उम्मीद कभी हारते नहीं है डियर। ऐसा नहीं होता कि हम लोग पहले ही अज्यूम कर ले कि नहीं होगा। मैम सब्जेक्ट मैनेजमेंट है बट यहाँ वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया है, कोर्स काफ़ी मिल रहा है। हाँ मैम, 1 यूनिट का 1 ही मॉक टेस्ट मिलेगा। यस, 1 यूनिट का 1 अभी फिलहाल 1 मिलेगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए, डोंट यू वरीड अबाउट दैट। और संगीता जी आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो नॉट एन इशू। बिजनेस इन्वायरमेंट भी मैनेजमेंट का टॉपिक है, बिजनेस इकोनॉमिक भी मैनेजमेंट का पार्ट है, बिजनेस फाइनेंस भी मैनेजमेंट का पार्ट है। और रिलेटेड टू द सम क्वेश्चंस, अगर आपके मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स है, आई ऑलरेडी नो दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो द
लेक्चरर ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी नोट्स होगी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ और लेक्चर में उसके बारे में एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एक्सपांड कर दूँ। इज दिस क्लियर? तो आने वाले कल में अभी जो भी हमारी यूनिट्स होगी, बिजनेस फाइनेंस की यूनिट में इतना ही पार्ट था। इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं है, कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। तो आज हमारा 4th यूनिट भी यहीं पे फिनिश होता है। एज पर द 3 लेक्चर हमारा 4th यूनिट भी फिनिश होता है। ओके कॉमर्स टफ नहीं है बेटा। कॉमर्स को टफ आप अज्यूम कर लेते हो बिकॉज आपने अपने माइंड में फिट कर लिया है कि ये हार्ड है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। एक छोटा बच्चा जब चलने के लिए स्टैंड होता है ना, तो उसको डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, जब मैं गिर जाऊंगा, बट वो हारता नहीं है एंड ही स्टैंड अप और वो हाथ चलना शुरू कर देता है। इज दिस क्लियर? तो वैसे ही कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग यू कैन ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। Yes, I am a college lecturer, assistant professor in degree college. सो मैम बेसिक वीक है। बच्चा बेसिक वीक को कवर अप करने के लिए ना मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि जो भी यूनिट हमारे स्टार्ट होता है, देखो मैं आपको जितने भी बेसिक पार्ट्स है ना, जब मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट कराया तो आप देखो इन्वायरमेंट के हमारे 15-16 यानी 1 महीने तक तो सिर्फ हमने बिजनेस इन्वायरमेंट ही पढ़ा है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो मैंने सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ना अकाउंट से रिलेटेड, वो सब लिए हैं आपको। तो यू डोंट वरीड अबाउट दैट। एक छोटा सा आप बैकअप से स्टार्ट करो। एक बार जब आप कवर अप करोगे ना, देखो एग्जाम से डरो मत। मॉक टेस्ट को इंकी पिंकी पोंकी भी करके जो है ना, एक बार स्टार्ट तो करो। क्या होगा? 0 मिलेगा। आज 0 मिलेगा, कल 1 मिलेगा, परसों सेकंड मिलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में थर्ड मिलेगा, उसके बाद फिफ्थ मिलेगा। अभी भी दिल्ली दूर है बेटा, बॉम्बे से दिल्ली दूर है। आई एम स्टेइंग इन द मुंबई, यू स्टेइंग इन द दिल्ली। क्यों नहीं होगा? कौन बोला नहीं होगा? बेटा टाइम निकाला नहीं, मतलब बोल नहीं सकते कि टाइम नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो यू शुड हैव टू बी स्पेंड द टाइम। मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रही हूँ। आप 1 घंटा, 1 आवर्स या 1.5 आवर खाली टाइम जो है मेरे साथ स्पेंड करो। देन एक हाफ एन आवर जो है खाली उसको गो थ्रो करो। गो थ्रो करने के बाद पूरा लेक्चर नहीं समझे ना, वापस से उठ कर आओ ना। आई एम हियर। ओके सो रुकमनी, नेगेटिव मत जाओ, नेगेटिव थिंकिंग को मत लो, पॉजिटिव वाइब्स लो। जितने पॉजिटिव वाइब्स अपने पास रखोगे ना, आजू बाजू में बुक्स रखो, आजू बाजू में, पता है नींद आ जाएगी। 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, जब डर लगेगा ना तो अपने आप वो बुक खुलकर सामने आएगी। कान में ईयरफोन जब लगाओगे ना तब आप मेरी वॉइस सुन लिया करो, तो पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही जाएगी। साथ साथ में लेक्चर्स के थ्रू से एक माइंड में बैठ जाएगा आपके। ठीक है? सो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं और वी विल मीट ऑन द न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट के साथ हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। सो एवरीवन इज डन। एनी डाउट? मुझे ये डाउट्स है। और संगीता जी, आई विल रिक्वेस्ट यू डेट कि आपके जो भी डाउट्स होंगे मुझे खाली आप इतना बता दीजिए कि आप हिंदी स्टूडेंट है या इंग्लिश आपका है फर्स्ट लैंग्वेज। संगीता कल हम लोग जो है बी पॉजिटिव वाले वांट जीआरएफ इंग्लिश। ओके संगीता, नॉट एन इशू। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलो संगीता, इफ यू ज्वाइन दी क्लास तो मैं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हूँ। टुमारो आई एम स्किपिंग यूनिट 5 फर्स्ट, वी आर जस्ट जंपिंग ऑन द यूनिट 6। मैम प्लीज आप एक ग्रुप बना दीजिए प्लीज। यहाँ क्वेश्चन सेंड करना बहुत हार्ड वर्क है। अरे मेरा बच्चा ऑलरेडी ग्रुप तो हमारा बना हुआ है ना मेरा बेटा, तो उसके अंदर आप मुझे जितने भी क्वेश्चन है ना लिख दो ना, चैट बॉक्स के अंदर लिखते जाओ। ओके पूजा, और सर को मेल करो। सर उस दिन आपने कुछ क्वेश्चन किया था ना सर से, मैंने सर कहा है कि नॉट एन इशू, पूजा की जो भी क्यूरीज आएगी वी विल क्लियर इट। सो डोंट यू वरीड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, डोंट यू वरी। ओके यस रीटा, यस रुकमनी। सो संगीता कल हम बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट कर लेंगे। सो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आ जाएगी। ओके सो हैव अ गुड इवनिंग, एंजॉय करो अच्छे से।
थोड़ा स्टडी करो, फोकस करो। ओके डियर पूजा, चलो बाय, कल मिलते हैं 8 बजे। अल्लाह हाफिज, बाय। नदीम कहाँ गायब हो गया? नदीम, मोस्ट वेलकम। नदीम, आर यू देयर? राबिया क्यों नहीं आ रही है? जस्ट चेक इट आउट, राबिया का क्या इशू है एंड लेट मी नो। ओके, चलो ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके 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 मैम, ये यूनिट कंप्लीट हो गई। यस मेरा बच्चा, ये यूनिट में कुछ था ही नहीं। ये यूनिट से रिलेटेड शेयर्स डिबेंचर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, डोंट यू वरी। नदीम, एनी डाउट? इज दिस क्लियर टू यू? हिंदी के नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे डियर, डोंट यू वरी। मैम एक रिक्वेस्ट है, बोलो ना अर्शी। गुड नाइट, बाय बाय। जो हो गया है वो लोग ये जा सकते हैं, अदरवाइज आई जस्ट क्लियर द क्यूरीज वट एवर दे हैव। रिसर्च पेपर के बारे में बता देंगे आप कल? नो मैम, ओके। रिसर्च पेपर बहुत इजी होता है डियर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने अभी ये साल भी रिसर्च के ऊपर मेरा वेबिनार भी स्टार्ट कर दिया है। सो डोंट यू वरीड, आई विल इन्फॉर्म यू, कॉलेज में दिया गया है रिसर्च पेपर। अरे मेरा बच्चा, रिसर्च पेपर सब में इजी है, सब में टॉपिक क्लियर है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं कल आपको बता दूंगी, डोंट यू वरीड। कल के लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक, क्योंकि जो यूनिट 5 था ना, यूनिट 5 वो रिसर्च के ऊपर ही है, बट मैंने पहले यूनिट 6 पे जंप किया है, क्योंकि अभी हम बिजनेस से लिंक है ना, तो पहले बिजनेस से लिंक पढ़ लेते हैं। रिसर्च टॉपिक थोड़ा सा अलग है, उसका क्राइटेरिया पूरा अलग हो जाता है, तो मैंने थोड़ा उसको स्किप किया। ओके, मतलब स्किप नहीं किया, बाद में लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारे कम से कम 5-6 लेक्चर जाएंगे। तो जो स्मूथ टॉपिक हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑन द वन स्टेप। ठीक है, ओके डियर। सो कल मैं आपको अर्शी जो है इसके बारे में क्लियर कर दूंगी, डोंट यू वरीड। एक बार आप चैट बॉक्स में डाल दो कि मैडम रिसर्च के बारे में बता देना, डोंट यू वरीड। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन। यस, लिख सकते हो सेट के नहीं लिख सकते। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, यू कैन राइट द रिसर्च पेपर, आप अपना आर्टिकल दे सकते हो, आप पेपर पब्लिश कर सकते हो। उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, कुछ एक लिमिट्स रहती है, कुछ उसके टर्म्स रहते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, जो यूजीसी कैर लिस्टेड है, पीर रिव्यूज है, और जिसका इंडेक्स इम्पैक्ट गिरता है। अभी कुछ लोगों के बाउंसर जा रहा होगा, इतनी सारी चीजें, तो आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, डोंट यू वरीड। हाँ डियर, हमारा रिसर्च का जो यूनिट 6 स्टार्ट होगा, तो मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगी कि रिसर्च पेपर बनता कैसे। मैं मेरे जो दोनों तीनों पब्लिश पेपर है वो आपको शो कर दूंगी, तो यू शुड नो डैट कि हाउ टू राइट अ पब्लिकेशन। ओके, यस, वेरी नाइस डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छी बात है कि आपका पीजी क्लियर हो गया। देन जंप ओवर द रिसर्च। ठीक है, चलो रिसर्च के लिए आगे बढ़ो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके डियर, यस यस, डोंट यू वरी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूं। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन। इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा अर्शी, डोंट यू वरीड। उसमें मेरा 73 आया था। नाउ अज्यूम करो कि अभी 73 हो गया, अभी आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो गए हैं। और कल एक काम करो, आपके जो पीजी के टॉपिक्स है ना, पीजी के टॉपिक्स, क्योंकि सिलेबस अलग अलग होता है, मुंबई यूनिवर्सिटी का अलग है, आपकी यूनिवर्सिटी का अलग होगा। मुझे आपका जो अभी लास्ट सेम होगा उसके जो टॉपिक है वो सेंड कर दो, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारा यूजीसी नेट से कुछ टॉपिक है तो आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, बाय डियर रिचा, बाय प्रुशाली, बाय अर्शी, बाय संगीता, बाय नदीम। ओके, चलो आई एम डिस्कनेक्टिंग द मीटिंग राइट नाउ। ओके ओके।